आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों की। देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय पूरे देश में एक ऊहापोह की स्थिति जो कह सकते हैं कि जो बयानबाजी चल रही है रामचरितमानस को लेकर, और कई तमाम तरह के नेता हैं जो अगर हम नाम लें स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश में हम नाम लें तो बहुत बड़े एक परिवेश बड़ा बनाकर जो है विरोध कर रहे हैं, उनके समर्थक हैं। तो इस विषय पर एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते और हमारे साथ प्रोफेसर कैलाश कुमार गौतम जुड़ रहे हैं, तो कुछ बातें हमारी होंगी जो आज का माहौल जो चल रहा है, और कुछ बातें करते करते हैं हम राजनीति पर भी जाएंगे कि क्या इसमें जो राजनीति का माहौल चल रहा है इसके पहले कैसा था माहौल। तो इन सारी चीज़ों पे बहस करने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैलाश कुमार गौतम, और आप जो है प्रवक्ता हैं, और बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत साधुवाद। तो सर, बातचीत शुरू करने से पहले जो है अभी हम बता दें कि हम लोग आजमगढ़ ज़िले के बुद्ध विहार वारी में मौजूद हैं, और यहाँ पर एक वृहद प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग जो है कुछ विषयों पर जो है बातचीत हमारी होगी। तो सर, अभी जो प्रश्न हमारा पहला वही है कि जो इस समय जो माहौल चल रहा है रामचरितमानस के लेकर, और 1585 की बात लोग कर रहे हैं, तो कहाँ तक कितना संतुष्ट है, इसको आप अपने लेवल से कहाँ तक कितना संतुष्ट मानते हैं? जो हाथ मेरा छोड़ के सर, जो ये इस समय बात चल रहा, वाद विवाद चल रहा रामचरितमानस को लेकर, रामचरितमानस गीता प्रेस की पुस्तक है। ये देखा जाए एक तरह से विवादित पुस्तक है ही। गीता प्रेस की जो पुस्तक मूल रूप से बहुत पहले से थी, हालांकि उनकी शब्दावली थी कि ढोल गंवार सूद पसमारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये ताड़न का अर्थ जो दिया गया मोटी हेडिंग में उसका अर्थ दंड दिया गया है। तो सर, अभी तो जो चल रहा है इस पर तमाम तरह के जो शंकराचार्य हैं अपना जो है अर्थ बता रहे हैं कि ये ताड़न का अर्थ मारना पीटना नहीं है, इस ताड़न का अर्थ शिक्षा से संबंधित बता रहे हैं। यही बात कर रहा हूँ। फिर गीता प्रेस ने उसे एक लंबे समय के बाद 90 के दशक के बाद उस अर्थ को बदला है। लेकिन विकिपीडिया जो है, जो शब्दकोश है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश है, इन शब्दकोशों में बार बार हिंदी शब्दकोशों में भी ताड़ना का अर्थ इससे पहले दंड दिया गया। अब इनके सुधारात्मक शब्द आए हैं जो शिक्षा से संबंधित। इन्होंने बताया कि इसको ताड़ना है, इसको ठीक करना है, इसको प्रशिक्षण देना है। इनको सबसे पहले इस तरह की जो सरस्वती शिक्षा निकेतन वगैरह है, यहाँ शिक्षा निकेतन छोड़ करके ताड़ना केंद्र स्थापित लिख देना चाहिए। जो इनकी नागपुर की संस्थान है वहाँ भी नागपुर सेवा संस्थान है, या वहाँ भी ताड़ना शब्द लिख देना चाहिए। तो ये क्यों नहीं लिख देते कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब इस तरह के हों, ये सब सारे लोग ताड़ना के अधिकारी हैं। तो अभी जो है क्या जरूरत पड़ गई कि अब इसको शिक्षा से जोड़ रहे हैं सब? ये एक छलावा है, और छलावे के अंतर इसे एक नेशनल इशू बनाया जा रहा है, एक राष्ट्रीय इशू बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं के द्वारा नहीं, जो अपने आप को उत्तर प्रदेश का विपक्ष कर रहा है या बिहार का विपक्ष कर रहा है, वो भी एक मुद्दा बना रहा है। इन मुद्दों को एक तरफ हम इसे उद्गार करें, या हिंदू मुस्लिम राइट करके या हिंदू मुस्लिम भावनाएं बनका करके, इसे यूँ कहें कम्युनल बना करके, सांप्रदायिक बना करके फिर हमें वोट बैंक का फायदा मिल जाए। कुछ इस तरह की बातें हैं जो ये बातें सामने आ रही हैं। अब तो सर, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें अभी बयान आया जो है शिक्षा मंत्री बिहार के जो है चंद्रशेखर यादव जी है, इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की, और लगातार ये जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं कि इस पे लगातार बहसें हो रही हैं, लगातार लोग बोल रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। और अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ले लिया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी लोग जो है क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इनके बयान पर आप कहाँ तक कितना सहमत हैं? देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है, शिक्षा मंत्री की बात है, सबसे पहले उन्हें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। जगदेव प्रसाद कुशवाहा आदि के लोगों से को पढ़ना चाहिए। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे लोग जमीन से उठकर संघर्ष किया, उन्होंने समता समता बंधुत्व न्याय के लिए वो शहीद हुए, उनकी हत्या की गई। उसी तरह से छत्रपति साहू जी महाराज गायकवाड़, या फिर फूले साहब, सावित्रीबाई फूले, ये सारे लोगों ने संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद हम ये कहें, अगर वहीं से थोड़ा और आगे आए, 19वीं सदी में आ जाएं,
जब संसदीय अधिनियम 1909, 1919, 1935 आया, 1935 के पहले 1919 में तमाम लोगों ने, एक जाधव जी थे वो साउथ बरो कमीशन के सामने बैकवर्ड के तहत खड़े हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो अनुसूचित जाति जनजाति या समस्त समाज, पिछड़े समाज के लिए वो भी खड़े हुए, और उसी कमीशन के थ्रू अपना प्रतिवेदन जो उन्होंने दिया, उसी बात साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन जब भारत में आया तो यही पिछड़े यही क्या कहते हैं जो शिक्षा मंत्री हैं आपके बिहार, चंद्रशेखर यादव जी, उन्हीं के वंशज के लोग, गांधी के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया ऊंचा बाणों आंदोलन, तो ये मोटका मोटका धागा पहन के ऊंचा बनना शुरू कर दिए, ये श्री कृष्ण के वंशज बनना शुरू किए, ये नकली छत्री बनना शुरू कर दिए, ये बेचारे न छत्री बन पाए, न नीचे रह पाए, न पिछड़े वर्ग का एहसास हो पाया, ये लगातार उसी में बुनते रह गए, उसी में चलते रह गए। तो क्या जरूरत पड़ गई कि अब शूद्र लोग अपने को बोल रहे हैं? ये इसलिए पड़ रही है कि अब ये वोट बैंक या मलाई जो कभी मिल जाती थी, कम वोटों का संघर्ष होता था, लोग जागृत नहीं थे, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी लोग जागृत नहीं थे, जहाँ चाहते थे जिसको हड़का वोट दिलवा लेते थे, वोट देना जान गया। जब वोट देना जान गया तो इनके बहकावे, इनके छलावे में नहीं आना चाह रहा है, तो इनकी मजबूरी है, सत्ता की ही मलाई छानना चाहते हैं, दूसरी चीज नहीं चाहते। ये तो अभी जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है इस चीज को लेकर, दोहे को लेकर, छपाई को लेकर जो है, अभी तो केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक जो है जला दिए, प्रतियां जला दिए, तो इसमें जो एससी वर्ग, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो सब समर्थक थे तो जला दिए। तो इसमें जो है अगर अनुसूचित जातियों में जो समर्थन की बात है, तो इसमें कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन नहीं भी कर रहे हैं, तो क्या सही है, क्या गलत है, कितना समर्थन होना चाहिए, तो इस पे कितना आप सहमत हैं? देखिए, एक बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं कागज के पन्नों में, उनकी जेहन में है कि ढोल गंवार सूद पसवारी ये सब ताड़न केरियारी, ये बातें यदि उनकी मानसिकता में आ जाती कि हम नीच और अन्य लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के रास्ते पर लाएंगे, स्वतंत्रता के भाईचारे के रास्ते पर लाएंगे, यदि वो भाईचारे के रास्ते पर लाना ही चाहें, तो आपको याद होगा 1995 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी में वो रहे, और बहुजन समाज पार्टी के दूसरे नंबर के मंत्री भी रहे, दूसरे नंबर के नेता भी माने जाते रहे। ये लगातार मलाई खाते रहे, 4 बार लगातार मलाई खाए, और मलाई खाने के बाद तब ये समता नहीं ला पाए, जबकि इनके पास पॉलिटिकल पावर भी था, गवर्नेंस पावर भी था। ये दोनों पावर में समता लाने का प्रयास किए कि नहीं किए? हाँ, ये इतना जरूर है, जब ये 10-12 टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो दूसरी पार्टी पकड़ लिए। तो क्या समझा जाए अब कि अपने वोट बैंक के लिए ही स्वामी प्रसाद मौर्य आज 1585 की लड़ाई के लिए बात कर रहे हैं? देखिए, इनका वोट बैंक बचा ही कहाँ, अब वोट बैंक यदि बचा होता, अब जो भी बचा है उसको बनाने में लगे हैं, ये समझा जाएगा। हाँ, वोट बैंक के लिए ही कह रहे हैं। वोट बैंक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि वोट बैंक इनके साथ होता और पिछड़ा वर्ग इनका साथ होता, खास करके इनकी बिरादरी इनके साथ होती, जो विधानसभा का चुनाव जहाँ से वो लड़े, संभवतः सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की है, इसके बाद भी वो चुनाव हार गए, तो इसका मतलब इनका स्वयं का कुनबा भी इनको पसंद नहीं करता। यदि पसंद करता होता तो स्वयं बिटिया इनकी संघमित्रा बीजेपी से सांसद, और खुद बेचारे यहाँ पड़े हुए हैं, पिछड़े के राग अलाप रहे हैं। अब तो 85% की बात कर रहे हैं। 85% में तब थे जब इनका गला कभी नहीं झुकता था, आज तो 10 साल ये हो गया, इनका गला कभी वाणी कभी खुलती है, कभी इससे पहले नहीं बोले। अब नजदीक आ गया चुनाव, तो इनको इसे कम्युनल बनाना है, सांप्रदायिक बनाना है, सांप्रदायिक बना के जो मजा लेना चाहें, वो मलाई लेना चाह रहे हैं, वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पश्चिम से भी माइनॉरिटी जिसे ये लड़ाना चाहते हैं वो भी लगभग साथ छोड़ दिया इनका। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि जो सामाजिकता के लिए जो अब बात कर रहे हैं वो एक छलावा है, वो दिखावा है। बिल्कुल छलावा और दिखावा है। यदि सामाजिकता होती, ये समता स्वतंत्रता, मैंने कहा तो 4 बार इनको दूसरे नंबर के नेता का पद मिला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे विपक्ष के नेता रहे। ललकी बत्ती अखिलेश के बाद दूसरी बत्ती इनके पास थी, दूसरे नंबर का पावर था, तब ये समता स्वतंत्रता बंधुत्व के लिए वो इत्तेफाक से माननीय अखिलेश यादव भी 85 के, इत्तेफाक से ये भी 85 के। अच्छा, अभी तो आया है कि अखिलेश यादव को यज्ञ में प्रवेश नहीं करने दिया गया, आरएसएस और भाजपा के लोगों ने विरोध किया, काले झंडे दिखाए, ये सीधा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया और सीधा अपने आप को शूद्र कहलवाया, बोले कि हम शूद्र हैं, और ये शूद्र जो है ये भाजपा के आरएसएस के लोग जो है शूद्र हमको समझते हैं। तो ये इसका भी एक राजनीतिक एजेंडा ही है कि अपना ये सही कर रहे हैं कि हमको जो है वोट बैंकिंग हमारी बने। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम ये कहें कि अगर हमारी अगली पीढ़ी, हमारे काका, हमारे दादा, हमारे बाप ये कह रहे हों कि भगवान श्री राम के हम पक्के भक्त हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज के हैं, तो मेरे समझ में नहीं आता
कि षोडश महाजनपद में सूरसेन जनपद का राजा श्री कृष्ण जो था वो तो कभी क्षत्रिय नहीं था। जो अंगमगध, काशी, कौशल, बजमल, चेतवत, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार 16 महाजनपद थे, जिसमें 10 गणतंत्र थे। एक गणतंत्री राजा श्री कृष्ण सूरसेन का था। उसके वंशज की यदि मानते हैं तब तो ये बेचारे पिछड़े हो गए। तभी तो आप तो बोल रहे हैं हम शूद्र हैं। तब तो ये शूद्र हो गए। लेकिन अगर इनका चाचा मानते हैं, इनके चाचा मानते हो कि मैं श्री कृष्ण के वंशज का हूँ, तो पता नहीं है किस वंशज के, पता नहीं वो क्षत्रिय थे कि ये क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय थे कि वो क्षत्रिय है, ये वो शूद्र है कि वो शूद्र थे। ये बात समझ में आती। पहले वो दोनों लोग स्पष्ट कर लें कि काका शूद्र है, काका शूद्र है कि भतीजा शूद्र है, काका क्षत्रिय है कि भतीजा क्षत्रिय है। अच्छा, अभी तो इसके पहले जो कुर्सी धुलवाने की जो बात चल रही थी, उन्होंने कहा, उनका बयान जब आया, उन्होंने कहा मैं अपने को क्षत्रिय समझता था लेकिन अब मुझे लगने लगा कि मैं शूद्र हूँ। तो क्या ये अब समझ में आता है कि ये शूद्र हैं या क्षत्रिय हैं? क्या समझ में आता है? यदि ये शूद्र हैं तो ईमानदारी से सबसे पहले इन्होंने जिसे दलित कहा, जिसे शेड्यूल्ड कास्ट कहा, जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा, उसके 3-3, 4-4 अधिकारों को छीने हैं। पहले पदोन्नति के आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर यह आंदोलन कर दे, मैं उनके साथ हूँ। अनुसूचित जाति जनजात पिछड़े वर्ग के आरक्षण का 1.5 के बाद जो 2 सीटें जोड़ी जाती थी उसको 1.99 को माननीय अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री काल में 1 माना। वो जो घाटे हैं उसके लिए ये निकल जाए तो मैं मान जाऊंगा ये अपने आप को पिछड़ा मान रहे हैं, अपने आप को शूद्र मान रहे हैं, अपने आप को सहभागिता मान रहे हैं, अपने सत्ता की भागीदारी दे रहे हैं। सर, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि मान्यवर साहब कांसी राम जी जो थे उन्होंने भी 1585 की लड़ाई ली और आज भी 1585 की लड़ाई की बात कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या चंद्रशेखर यादव हो बिहार से, तो अब लोग साथ आना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं लोग साथ आ रहे हैं? ये भी एक प्रश्न है। भाई देखिए 1585 तो वो मैंने कहा पहली बार कहा मलाई काटने के लिए आज 1585 निकल रहा, 20 साल नहीं निकला, उनके एक पीढ़ी पहले नहीं निकला। और दूसरी चीज ये है, ये 1585 जब मानवर कांसी राम साहब आपने 1 क्लास की नौकरी से इस्तीफा दिया, 1973 में एक कमरे में वाम सेफ स्थापित किया। 6 दिसंबर 1978 को पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर वाम सेफ की स्थापना किया। वाम सेफ की स्थापना करने के बाद उनकी 2 चीजें थी कि मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के रास्ते पर चलूंगा। कुछ टोटल पिछड़े को, टोटल अनुसूचित जाति जनजाति को, टोटल अल्पसंख्यक को मिलाकर मैं 85% एक समाज की स्थापना करूंगा जहां न किसी को नीचा दिखाएगा न कोई किसी को ऊपर उठाएगा। 1978 के बाद इन्होंने जब समता मूलक समाज की स्थापना करने की सारी बातें की और सारा आंदोलन किया, तो उस आंदोलन में धीरे धीरे आंदोलन बढ़ते बढ़ते 1981 में DS4 आ गया और 14 अप्रैल 1984 जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इन्होंने किया, इनका पहला नारा था कि मंडल आयोग की सिफारिश लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मानवर कांसी राम साहब की जो कौम थी, चमार, धोबी, पासी, खटिक, मुसारी, अनुसूचित जाति जनजाति, उसको 1932 से बाबा साहब के दिया गया आरक्षण मिल रहा था, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे नौकरी में हो, ये सारे के सारे आरक्षण मिल रहे थे। तो उसे आंदोलन करने की जरूरत तो नहीं थी। आंदोलन उसने किया साइमन कवि इसके क्या कहते हैं मंडल आयोग की सिफारिश के लिए। और आपको विदित होगा हमारे बगल में, आपके आजमगढ़ के बगल में गाजीपुर एक जिला है जहां जोगा मुसाहिब एक गांव है। जोगा मुसाहिब में मंडल आयोग की सिफारिश के पक्ष में 4 चमार लड़के के सीने में समण बिरादरी के लोगों ने गोली मारा था। तब तो ये पता नहीं कहां 85 से दूर थे। इनके हक अधिकार की लड़ाई तो अनुसूचित जाति लड़ रहा था, इनके हक अधिकार की सारी लड़ाई अनुसूचित जाति लड़ रहा। तब तो ये ऊंचा बनो आंदोलन में शामिल हुए थे। ये इत्तेफाक से है, ईमानदारी से अगर कहें कि मंडल कमीशन की लड़ाई में मंडल और कमंडल जब बटा तब भी ये कमंडल का साथ देते थे, तभी ये पिछड़े कमंडल के साथ थे। आज भी मंदिर, आज मंडल याद आ रहा है। आज भी मंदिर बनवाने में सबसे पहली ईंट इनकी जाती है। आज भी मंदिर बनवाने में सबसे पहली ईंट इनकी जाती है। सबसे लाठी चलानी हो सबसे पहली लाठी इनकी जाती है। तो ये पहले भगवान को इंतजार कर लें। अब फिर एक चीज और सिद्ध कर ले, फिर कह रहा हूँ कि ये भगवान कृष्ण के वंशज, बांसुरी वाले के वंशज के हैं कि वो सूरसेन के राजा श्री कृष्ण के वंशज के हैं। पहले इत्तेफाक कर ले तो 85 और 15 की बात बाद में ये करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जो है आपने देखा जो है हमारे साथ प्रोफेसर कैलाश गौतम जो है हमारे साथ जो है डिबेट हो रहा था, हम बातचीत कर रहे थे, इन सारे मुद्दों पे बातचीत हुई।
और अभी जो है जब से अखिलेश यादव का काफिला रोका गया, काले झंडे दिखाए गए आरएसएस और भाजपा के द्वारा, ये आरोप लगाया गया अखिलेश यादव के द्वारा, तो अब जो है जो तार्किक चीज़ें हैं वो जो है अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य हों तो उनको जो है कटघरे में जो है खड़ा कर रही हैं। और ये हमारे साथ जो जुड़े थे प्रोफेसर साहब, ये जो है सामाजिक जो है विचारक बड़े स्तर पे हैं। तो अब जो है ये अभी तक जो अब आपने देखा ये हमारा चल रहा था, और अब आगे भी हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हमारी खबरों को देखने के लिए आपको बता दें कि हमारे साप्ताहिक पेपर से आप जरूर जुड़ें। और अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहें के मास न्यूज़, निशांत गौतम के साथ।